हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर चारू सिंगल फ्रॉम सनशाइन कोचिंग। आज हम बात करेंगे अपने वॉल्यूम नंबर 2 ऑफ द अकाउंटेंसी, जो कि बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग फॉर द कंपनीज यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, क्लास 11th में हम बिजनेस स्टडीज में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है। तो ये सारे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एज पर द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड करता है कि कितना कंट्रीब्यूशन कैपिटल का होगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल मींस वन, इंडिविजुअल पर्सन ही सारा का सारा मैनेज करता है आपका कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी कौन करता है? सिर्फ सोल प्रोप्राइटर करता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स करते हैं। पार्टनर्स के अंदर अगेन हमारे पास क्या होता है? एक नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो दिए हुए हैं, दैट इज 50 लोग मिलके जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूशन हमारा पार्टनरशिप में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, जो कि रेज किया जाता है जनरली फ्रॉम द जनरल पब्लिक। और जनरल पब्लिक से जब रेज किया जाता है तो उनको शेयर इश्यू करके दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे शेयर्स होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक कंपनी फॉर्म करनी है, या जो ऑर्गेनाइजेशन आप शुरू करना चाहते हो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करना चाहते हो, तो आप अपनी कैपिटल कहाँ से रेज करोगे? फ्रॉम द जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक से रेज करने का मतलब क्या हुआ कि उन्हें कोई ना कोई वेरिफिकेशन चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो दिखाएगा कि हाँ, हमने इनको इतना पैसा हमने कंपनी को दिया है एज इन्वेस्टमेंट और एज अ कैपिटल टू बी यूज्ड। ठीक है, तो उसे हम शेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, एक कंपनी शुरू की जा रही है विद द 50 लाख रुपीज। अब 50 लाख रुपीज के लिए एक इन्वेस्टर से कंपनी 100 रुपीज मांगती है, तो हमारे पास 50 लाख जो दिए हुए हैं, अमाउंट ऑफ अ कैपिटल जो है, इस कैपिटल अमाउंट को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर सपोज करो मैंने कहा कि एक इन्वेस्टर से मैं ₹100 लूंगी, तो क्या हो गया यहाँ पे? यानी कि 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाता है आपके पास? इट कम्स टू बी 50,000। तो 50,000 शेयर्स इशू करके कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेगी, और इनवाइट करके वो क्या करेगी? यहाँ पे अपना पूरा जो कैपिटल का अमाउंट है 50 लाख वो इकट्ठा करेगी और अपने बिजनेस को शुरू करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात आती है कि हमें 50 लाख रुपीज इन्वेस्टर्स से चाहिए या जनरल पब्लिक से चाहिए, तो क्या जनरल पब्लिक हमें पूरा का पूरा अमाउंट देगी? तो इसका डाउट रहता है, ये अनसर्टेन है। इसकी अनसर्टेनिटी को कंफर्म करने के लिए कंपनीज अकाउंट में क्या कहा गया है? क्योंकि पूरी कंपनीज अकाउंटेंसी जो होती है वो वर्क करती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे। तो उसमें कहा गया है कि कम से कम क्या अमाउंट होना चाहिए जिसके आने पे कंपनी जो है वो स्टार्ट की जा सकती है, यानी कि कैपिटल में से कितना अमाउंट है जो कि इन्वेस्टर से हमें रिसीव हो जाना चाहिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि इतना पैसा इन्वेस्टर से आना चाहिए। तो कम से कम हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और ये सब्सक्रिप्शन जो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है 90%। अब ये 90% का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये हमें किसने दिया है? दिस इज बीइंग गिवन बाय सेबी। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे एक्सचेंज स्टॉक्स को, यानी एक्सचेंजेस को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, लाइक द BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सारे एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, इनकी वर्किंग को देखती है, उनको गवर्न करती है। तो ये जो सेबी है, इसने कहा है कि कम से कम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए इन्वेस्टर से, तभी कंपनी स्टार्ट की जा सकती है। अब शेयर्स का अमाउंट कुछ टाइम पीरियड में इकट्ठा किया जाता है। सपोज हमने कहा ये 50 लाख रुपीज जो है 2 महीने के अंदर इन्वेस्टर से हमें इकट्ठे करनी है। एज सून एज द 2 month गेट्स ओवर,
कंपनी कैलकुलेट करके देखेगी क्या उसके पास 90% सब्सक्रिप्शन आ गया है यानी 90% ऑफ द अमाउंट उसने रिसीव करा है या नहीं करा है। अगर 90% रिसीव कर लिया है तो वो अपनी कंपनी को स्टार्ट यानी वर्किंग स्टार्ट कर सकती है, कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस कर सकती है। तो 90% कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, 90 अपॉन 100 इंटू 50 लाख, so 20 it is going to be 45 lakh, okay, 45 लाख is going to be there। अगर 45 लाख आउट ऑफ द 50 लाख कंपनी ने इकट्ठा कर लिया है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट आ गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है, जिसके बेसिस पे वो फर्दर ऑन अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को इशू करने के लिए तैयार है। सपोज 45 लाख नहीं आता, इट कम्स टू बी अ 40 लाख और 35 लाख, तो कंपनी को विद इन 15 डेज जो टाइम पीरियड 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया था, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद 15 डेज के अंदर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अगर पूरा नहीं आता है तो अमाउंट रिफंड करना पड़ता है टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाता है कि कैपिटल अगर 50 लाख है और 100 रुपीज का एक इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए फ्रॉम वन ऑफ आवर इन्वेस्टर, तो हमें कम से कम 50,000 शेयर्स इशू करने होंगे। ठीक है, और इन शेयर्स में हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आ जाता है, 90% आता है शेयर्स की कंडीशन। तो अब हम बात करते हैं कि शेयर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो शेयर्स दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट in which capital of a company is divided. Okay, like one share costing rupees 100, तो 100 रुपीज का क्या हुआ, 1 शेयर के बराबर हो गया है। तो पूरी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, इससे 100 रुपए से कम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 100 रुपए क्या हो गया है, उसका शेयर का अमाउंट हो गया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर। वैसे अगर बेसिकली कहें तो शेयर एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है जो आजकल डिजिटल फॉर्म में अप्लाइड है आपका। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं विद द स्टॉक एक्सचेंजेस तो आप देखेंगे कि आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता है, डीमैट अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स के साथ में। ठीक है, तो यानी कि एक डिजिटल टाइप का डॉक्यूमेंट है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल होती है। किसी भी कंपनी की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, जो कैपिटल को डिवाइड करके दिखाई गई है, उसको हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, हियर द शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप। आपके पास आता है इक्विटी शेयर और दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर जैसे नाम सजेस्ट किया जा रहा है, प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि वो शेयर होल्डर्स जो कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। पहले उनको वाइंड अप करके पैसा दिया जाएगा आउट ऑफ द अमाउंट बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ द कंपनी, या फिर डिविडेंड पे करते हुए पहले इनको प्रेफरेंस देके इनका डिविडेंड पे किया जाएगा, कुछ बचेगा प्रॉफिट में से तो इक्विटी वालों को दिया जाएगा। तो यानी क्या हो गया, इनका नेचर जो है इनके नाम के अकॉर्डिंग है। नाम मतलब प्रेफरेंस यानी कि इनको जिनको प्रेफरेंस दी जा रही है, द शेयर्स टू हुम द प्रेफरेंस इज गिवन ऑन वेरियस बेसिक ग्राउंड्स इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। और वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, पहला डिविडेंड जब दिया जाएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, बाद में इक्विटी वालों को दिया जाएगा। सेकेंड, वाइंडिंग अप के टाइम पे पहले पेमेंट इन शेयर होल्डर्स की जाएगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को की जाएगी। तो ये 2 प्रेफरेंसेस इनको दिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर्स की या इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स इन नेचर आर नोन एज इक्विटी शेयर्स। यानी कि वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो सारे के सारे इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। अब कहेंगे मैम ये तो कोई बात नहीं कि आपने कहा प्रेफरेंस वालों को, तो भाई जो प्रेफरेंस है उनको तो हमने प्रेफरेंस देके अलग कर दिया। अब जो प्रेफरेंस वाले नहीं रह गए हैं उनको हम कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं। इक्विटी यहाँ पे क्या है, हमारी ओनरशिप को दर्शा रही है। यहाँ ओनरशिप जो है, ओनरशिप दोनों में है, देखो शेयर्स में ओनरशिप दोनों में है, लेकिन एक में हमें वोटिंग राइट मिलता है, एक में वोटिंग राइट नहीं मिलता। जब इनको प्रेफरेंस दे दी गई है तो यहाँ क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उनका वोटिंग राइट छीन लिया जाता है।
वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई तुमने अपना बेनिफिट देख लिया, तुमने अपना बेनिफिट देखा, कंपनी का बेनिफिट छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। ना वो कोई डिसीजन लेंगे, ना किसी मैनेजमेंट के वर्क में पार्ट करेंगे। लेकिन वहीं पे इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हो गया, अब इनको प्रेफरेंस देने की वजह से हमने इन्हें अलग कर दिया, तो बचे हुए जो रिस्क बियरर है वो रियल ओनर ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों ने तो फायदे वाली बात कर ली अपने, तो वहां पे उन्होंने रिस्क नहीं उठाया, और जब रिस्क नहीं उठाया तो भाई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर ऑफ द कंपनी कहलाते हैं, और यहाँ पे उन्हें वोटिंग राइट मिलता है, डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, तो वो सारे इक्विटी शेयर्स के अंदर आ जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल, सो अब क्या होता है भाई शेयर कैपिटल, द कैपिटल विच इज कलेक्टेड बाय द इश्यू ऑफ अ शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। वो सारी कैपिटल जो मैंने शेयर इश्यू करके इकट्ठी की है, वो सारा का सारा अमाउंट मेरा क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल कहलाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, मूविंग अहेड, अगर हम बात करें शेयर्स की और शेयर कैपिटल की, तो अब इसको इकट्ठा करने का एक पैटर्न होता है। या तो भी मैं कहूंगी शेयर होल्डर को, जब मैं पहली दफे, देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं शेयर्स की, तो हम बात कर रहे हैं कि कंपनी ने पहली दफे शेयर निकाले हैं मार्केट में लाने के लिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। अभी आप लोग बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट वगैरह के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि जो शेयर्स होते हैं ये हमारे सेकेंडरी मार्केट का, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही मार्केट का पार्ट है। जब पहली बारी कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी सिक्योरिटी लेके आती है तो वो प्राइमरी मार्केट में लाएगी पहले, ठीक है, और फिर वो सेकेंडरी में एंटर करेगी, क्योंकि जब वो ट्रेड होती रहेगी, वो आपस में एक्सचेंज होती रहेगी, तो वो कहाँ चली जाएगी, आपकी सेकेंडरी में चली जाएगी। ठीक है, तो जब प्राइमरी मार्केट में आती है तब वहां पे क्या होता है, अ लिंक बिटवीन अ कंपनी एंड द इन्वेस्टर क्रिएट होता है। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में लिंक होता है। सपोज मैंने पहले कुछ कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, उनको मेरे को सोल्ड आउट करना है, तो मैंने किसी दूसरे इन्वेस्टर को सोल्ड आउट करा, उसने किसी और को सोल्ड आउट कर दिया, थर्ड इन्वेस्टर को, उस थर्ड इन्वेस्टर ने फिर मुझे सोल्ड आउट कर दिए। तो ये क्या है, अमंग द इन्वेस्टर्स आपके शेयर्स मूव कर रहे हैं, यहाँ कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कहाँ, सेकेंडरी मार्केट में। पर प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी लेके आती है, कलेक्ट करती है अमाउंट फॉर द कैपिटल पर्पस, तो दो तरीके से शेयर्स इश्यू होते हैं। पहला तरीका जो है शेयर को इश्यू करने का, लमसम मनी कहलाता है। लमसम मनी के अंदर हम क्या करते हैं, सारा का सारा पैसा एक साथ ही इन्वेस्टर से मंगा लेते हैं। 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए पूरे के पूरे आप मुझे एक दफे में दे दीजिए। दूसरा मेथड है आपका इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसके अंदर वो किश्तें बांध देते हैं। जैसे आप अभी पहले महीने में मुझे 100 में से 25 रुपए देंगे, दूसरे महीने में 50, तीसरे महीने में 25। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने किश्त बांध दी 25, 50, 25 की। और यहाँ पे क्या हो गया है, इस मेथड को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हमारे पास ट्रीटमेंट करने के दो मेथड हैं, या शेयर्स का पैसा मंगाने के दो मेथड है कंपनी के पास, लमसम या फिर आपके पास दूसरा है इंस्टॉलमेंट मेथड। जनरली कंपनी क्या करती है, लमसम मेथड के ऊपर वर्क करती है। बट द स्टूडेंट्स, आपको तो दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे लमसम मेथड, और दूसरा हम बात कर रहे थे इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, लमसम मेथड में मैंने क्या कहा, 100 रुपए का फेस वैल्यू, देखो इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जैसे 10 रुपीज के ऊपर, 10 रुपीज का नोट देखा है, सभी ने देखा होगा, ठीक है ना, तो 10 रुपए के नोट के ऊपर 10 लिखा होता है, 20 क्यों नहीं लिखा होता, 15 क्यों नहीं लिखा होता, 5 क्यों नहीं लिखा होता। तो यहाँ पे जो ये उसकी फेस वैल्यू है, जो उसके फेस पे लिखी हुई है, वो नोट की फेस वैल्यू कहलाती है। इसी तरह से आपके शेयर के ऊपर भी वैल्यू लिखी हुई होती है, उसको हम फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू करके दे देते हैं, बच्चा भूल जाता है कि वो फेस वैल्यू ही है जिसको उन्होंने नॉमिनल वैल्यू का नाम दिया है। ठीक है, तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होती है, और ये वैल्यू जो कंपनी एक साथ क्लबली एक साथ मंगाती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम लमसम मेथड बोलते हैं। ऑल टुगेदर जब पूरा पैसा एक साथ मंगा लिया, तो दैट इज नोन एज अ लमसम मेथड।
यहीं पे दूसरा मेथड मैंने आपको समझाया था कि फेस वैल्यू तो ₹100 है, ठीक है, यहाँ पे भी फेस वैल्यू 100 थी, ये पूरा 100 रुपए का 100 रुपए उन्होंने एक साथ मंगाया था, तो ये लमसम मेथड हो गया था। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मेथड, जैसे पहले बता रहे इंस्टॉलमेंट में दो, सारा एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ इंस्टॉलमेंट में वो क्या करेंगे, इस 100 रुपए को ब्रेक कर देंगे इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। तो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करा, सपोज उन्होंने कहा कंपनी ने मुझे 25 पहले दे दो, फिर 50 दे दो, और उसके बाद 25 बचा हुआ थर्ड उसमें दे दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इस इंस्टॉलमेंट मेथड में पहली इंस्टॉलमेंट को, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहा जाता है, एप्लीकेशन मनी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी, अलॉट करना मतलब सपोज इन्वेस्टर ने आपसे 10 शेयर मांगे और आप 10 शेयर ही उसको दे रहे हो, तो अलॉट तो करने पड़ेंगे, उसे मांगे थे एप्लीकेशन में, अब यहाँ आप उसको दे रहे हो, लो भाई मैंने तुम्हें दे दिए, वो क्या कहलाएगा, अलॉटमेंट कहलाएगा, और अलॉटमेंट ही मनी के नाम से वो लिखा जाएगा। तो यानी ₹25 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो दिया हुआ है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन मनी है, ₹50 जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ है वो अलॉटमेंट मनी है, और ₹25 लास्ट वाला थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होगी वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखो उसको टोटल करके देखो आपके ₹100 पूरे हो गए, तो उन्होंने कहा इसके बाद से कुछ नहीं बचा देना, आपका फाइनल ही सेटलमेंट हो गया है, यानी इसके बाद कोई पैसा लेने की चांसेस नहीं बचे, ये फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गई है, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, क्लियर। अब देखो जो शेयर्स होते हैं वो इश्यू हो सकते हैं दो तरीके से, ठीक है, या तो शेयर की वैल्यू है ₹100 और कंपनी ने उसे ₹100 पे ही इशू कर दिया, यानी कि इन्वेस्टर को कहा कि भाई तुम 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में ही मुझसे खरीद लो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ₹100 का शेयर है लेकिन कंपनी ने कहा कि 100 रुपए के साथ मुझे 10 रुपए और दे दो, ये 10 रुपए क्यों, क्योंकि मेरा नाम है, भाई कंपनी की पोजीशन है मार्केट के अंदर बहुत अच्छी, मेरे शेयर बहुत जल्दी आते नहीं है मार्केट के अंदर, तो ये जनरली आपकी गुडविल के बेसिस पे, आपकी रेपुटेशन इन द मार्केट के बेसिस पे इशू किया जाता है। तो जनरली ये कब किया जाएगा, जब कंपनी पहले से वर्किंग होगी, नई कंपनी जनरली प्लस करके कुछ भी इशू करेगी तो इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहते, ठीक है। जब 100 रुपए का 100 रुपए पे आता है तो उसको क्या कहते हैं, एट पार, जितने की कीमत का सामान था उतने का ही मिल रहा है, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका एट पार कहलाएगा। लेकिन जब आप प्लस करके कुछ मांगते हो तो क्या कहलाता है, एट प्रीमियम। एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर हम कम पैसा भी मांग सकते हैं, यानी कि ₹100 की चीज हम ₹90 में दे सकते हैं इन्वेस्टर को, ये कहलाता है एट डिस्काउंट। लेकिन अब क्या हुआ, ये बंद हो गया है, यानी कि शेयर्स जो हैं वो कभी भी आपके शेयर, देखो मैं यहाँ पे सारे शेयर्स की बात नहीं कर रही, ऑल शेयर्स नहीं, इक्विटी शेयर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो कभी भी आपके डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो उन्होंने क्या कहा है, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी आपने 10% लेस कर दिया, और अगर इशू भी आप 10% लेस पे करोगे तो आपका अमाउंट 90% सब्सक्रिप्शन का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक बैरियर क्रिएट कर दिया गया है कि इक्विटी शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इकट्ठा करना, कलेक्ट करना कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेचुरली भाई इन्वेस्टर के लिए तो फायदा है, 100 रुपए की चीज 90 में मिल रही है, लेकिन यहाँ क्या है, कंपनी को नुकसान है, पहले तो वो कम पे दे रही है, ऊपर से पूरा पैसा अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो वो सब्सक्राइब ही नहीं कर पाएगी, जब पैसा इकट्ठा नहीं होगा तो कंपनी को स्टार्ट कैसे करेगी, इनकॉर्पोरेट कैसे करेगी, रजिस्टर कैसे कराएगी। तो इस चीजों से बचने के लिए उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आज हमने पढ़ा है कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है,
2 टाइप्स ऑफ शेयर्स हमने पढ़े, जिसके अंदर हमने समझा एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है, एक इक्विटी शेयर्स होता है। उनको इशू करने के पैटर्न है, एक लमसम मेथड है, एक आपका इंस्टॉलमेंट मेथड है। उसके अलावा इशू करते हुए हम एट पार एट प्रीमियम पे इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं, जबकि हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ द शेयर्स, ताकि हम अब अपना न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर सकें। So watch my next video in which I'm going to upload the working how to pass the journal entries related to the company's account. Don't forget to subscribe my channel.